अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM-5। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पर आप डायग्नोस करते हैं कि किसी भी क्लाइंट को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ठीक है, और वो जो क्राइटेरिया है वो किसका है, हमारे पास DSM-5 का। ठीक है, तो रेफरेंस की बात करें तो ये हमारे पास जो डाटा है ये हमने कहाँ से लिया है, DSM-5 की बुक है हमारे पास, 5th एडिशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स DSM-5 5th एडिशन बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ठीक हो गया। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में हमारे पास आता है फर्स्ट क्राइटेरिया, प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशंस, कंपल्शंस और बोथ। ठीक है, नाम से ही जाहिर है कि जो क्लाइंट होगा उसके अंदर ऑब्सेशंस होंगी या कंपल्शंस होंगी या फिर दोनों होंगी। ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। अब ये ऑब्सेशंस और कंपल्शंस हैं क्या, तो ऑब्सेशंस को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ऑब्सेशंस बेसिकली हमारे थॉट्स के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, और कंपल्शंस जो है वो हमारे बिहेवियर के साथ रिलेट करते हैं। जब भी हमें रिपीटेटिव थॉट्स आ रही हों किसी भी चीज़ के बारे में तो वो हमारे पास होती हैं ऑब्सेशंस। लेकिन जब हम उन रिपीटेटिव थॉट्स को लेकर बिहेवियर भी परफॉर्म करें तो वो हमारे पास क्या होती हैं, कंपल्शंस। ठीक हो गया। फर्दर देखते हैं हम ऑब्सेशंस क्या है, रिकरेंट एंड परसिस्टेंट थॉट्स, अर्जेस और इमेजेस दैट आर एक्सपीरियंस्ड एट सम टाइम ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस। ठीक है, रिकरेंट का क्या मतलब है, बार बार आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, परसिस्टेंट का क्या मतलब है, लगातार, मतलब कोई भी थॉट्स हैं जो आपके माइंड में रिपीटेडली आ रहे हैं, लगातार आए जा रहे हैं। ठीक है, और वो थॉट्स जो हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, अनवांटेड होते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं होती उन थॉट्स की, वो बिल्कुल बेमानी जो है वो सोचें होती हैं जो हमारे माइंड में बार बार आ रही होती हैं, और वो हमारे लिए क्या होती हैं, एंजाइटी और डिस्ट्रेस कॉज कर रही होती हैं। ठीक है, ये जो रिपीटेड थॉट्स हमारे माइंड में आ रही होती है वो हमारे पास, हम उनको क्या कहते हैं, ऑब्सेशंस। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो वैसे ही गुजर रहा है रोड से। ठीक है, तो साइड पे उसने देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ था जो उसने रीड नहीं किया और वो आगे चला गया। ठीक है, बाइक पे सपोज थोड़ा सा आगे गया, फिर उसको बार बार ये याद आएगा कि मैंने वो बोर्ड नहीं पढ़ा। ठीक है, अब आप देखिए वहाँ रोड पे हज़ारों बोर्ड लगे होते हैं तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप गुजर गए। ठीक है, लेकिन उस शख्स को क्या होगा, बार बार ये डिज़ायर आएगी कि मैंने वो क्यों नहीं पढ़ा, उसके माइंड में बार बार ये थॉट्स आएंगे कि वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, हालांकि वो अनवांटेड है, कोई ज़रूरत नहीं है उसे पढ़ने की, लेकिन उसको बार बार ये थॉट्स आ रही हैं कि वो पढ़ना चाहिए, वो ना पढ़ा, उसको क्या कह रहे हैं, उसको एंजाइटी और डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है। ठीक हो गया, तो ये क्या है, ये उसके माइंड में जो बार बार थॉट्स आ रही हैं कि वो जाके दोबारा पढ़े उस बोर्ड को, तो ये क्या है, ऑब्सेशंस है। ठीक हो गया। अब इंडिविजुअल क्या करता है, वो इग्नोर भी करने की कोशिश करता है। ठीक है, सपोज वो एक रोड से गुजरा था, जब उसके माइंड में ये थॉट है कि मैंने नहीं पढ़ा, वो अगली रोड पे चला गया, उसने अगला टर्न ले लिया, फिर अगली पे चला गया, वो इग्नोर कर रहा है कि मैंने नहीं करना है, ऐसे मुझे ज़रूरत नहीं है, बस उसका माइंड फिर भी उसको बार बार कहे जाएगा कि आप करो ये करो ये करो। ठीक है, अब पर्सन क्या कर रहा होता है, उन थॉट्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक हो गया, लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपल्शंस। अब इन्हीं थॉट्स पर जब वो पर्सन बिहेव करे, ठीक है, अब उसको थॉट्स क्या आ रही थी कि जाओ जाके पीछे वो बोर्ड पढ़ो। ठीक है, वो थॉट्स ये आ रही थी, अब जाके जब उसने पढ़ लेना है, जब उसने वो बिहेवियर भी परफॉर्म कर देना है जो उसकी थॉट्स उसको कह रही थी, ठीक है, वो जो बिहेवियर होगा वो फिर क्या होगा, कंपल्शन। ठीक हो गया। अब ऑब्सेशंस क्या है, रिलेटेड टू थॉट्स, रिपीटेड थॉट्स। कंपल्शंस क्या है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स। ठीक है, वो थॉट्स जो ऑब्सेशंस के बाद, जो ऑब्सेशंस की जो थॉट्स होती हैं, जब पर्सन उन पर बिहेवियर भी परफॉर्म करे तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कंपल्शंस होते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास डेफिनेशन में क्या आता है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स। ठीक है, पर्सन जो बार बार कोई बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जांपल हैंड वॉशिंग, ऑर्डरिंग और चेकिंग। ठीक है, अब कई लोगों को हाथ धोने की इतनी आदत, वो इतना ज़्यादा इस तरह धोने लग जाते हैं, घंटों घंटों खड़े होकर हाथ धोते रहते हैं। ठीक है, तो उनके हाथ खुश्क हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं इसी तरह धो धो के। इसी तरह ऑर्डरिंग का होता है कि मतलब हर एक चीज़ उनको सेट चाहिए होती है, प्रॉपर होती है, वो एक्स्ट्रा वाली जो होती है ना, वो चीज़ इसमें आती है कि जो आपकी डेली लाइफ रूटीन को भी डिस्टर्ब कर रही हो। ठीक है, इसी तरह चेकिंग करना, बार बार आपको ये चेक करना कि आपने लॉक लगाया है नहीं लगाया। ठीक है, बार बार इस तरह बार बार जाकर इसको करना, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये रिपीटेटिव बिहेवियर्स आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास मेंटल एक्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रेइंग, काउंटिंग, रिपीटिंग वर्ड साइलेंटली, आप सेम वर्ड्स हैं बार बार उनको रिपीट करते जा रहे हैं अपने माइंड में ही। ठीक है, तो ये सब क्या आते हैं, हमारे पास कंपल्शंस आते हैं।
उसके बाद ये क्या कर रहे होते हैं, एक किस्म का ये पर्सन को क्या कर रहे होते हैं, ऑब्सेशन, मतलब उस पर्सन को वो फोर्स कर रहे होते हैं। एक पर्सन जो है वो चाहे भी कि मैं ये ना करूँ, तो वो क्या होता है, वो फील्स ड्राइवर, मतलब उसको लग रहा होता है कि कोई उसको फोर्स कर रहा है कि वो बिहेवियर वो परफॉर्म करे। ठीक है, वो ऑब्सेस्ड हो जाता है उस बिहेवियर के साथ कि वो उसने करना ही करना है। उसके बाद हमारे पास दूसरी डेफिनेशन आती है कि वो बिहेवियर्स या मेंटल एक्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, हम वो पर्सन जो है वो उन बिहेवियर्स और मेंटल एक्ट्स को इसलिए परफॉर्म करता है ताकि वो जो एंजाइटी उसके अंदर कॉज हुई थी, कि जब वो सिचुएशन से गुजरा उसके अंदर जो एंजाइटी कॉज हुई, तो फिर वो क्या होगा, वो उस एंजाइटी को कम कर लेगा जब वो बिहेवियर परफॉर्म करेगा। साथ में उसको ये लग रहा होता है कि अब जब उसने वो बिहेवियर परफॉर्म कर लिया तो उसने कोई बड़ा रिस्क होने से बचा लिया। ठीक है, सपोज अब वो गुजर रहा था, उसने बिल बोर्ड नहीं पढ़ा, तो उसको ये लग रहा होगा कि हो सकता है कोई बात ज़रूरी है जो मैंने नहीं पढ़ी। ठीक है, जब वो वापस आकर उसको पढ़ेगा और देखेगा कुछ भी खास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज ने अपनी कमर्शियल दी हुई थी उस बिल बोर्ड पर, कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो लेकिन फिर वो उसको उसकी जो एनजाइटी है वो कम हो जाएगी इस बात को लेकर कि शुक्र है मैंने मतलब कोई बड़ा इवेंट होने से बचा लिया, हो सकता है कोई बड़ी बात लिखी होती और मैं इग्नोर कर देता। ठीक है, इस तरह से वो अपनी एनजाइटी को कम कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर रियली देखा जाए रियलिस्टिक वे में, तो उनका ऑब्सेशंस उन बिहेवियर्स का मतलब कोई रियल में कोई ताल्लुक नहीं था, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है उनको जाके पढ़ने की। ठीक हो गया, वो क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि वो एक्सेसिव है। उसके बाद जो है वो क्या कह रहे हैं कि यंग चिल्ड्रन में नॉट बी आर्टिकुलेट द एम्स ऑफ दीज बिहेवियर्स और मेंटल एक्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि ऑब्सेशंस और कंपल्शंस जो होती हैं टाइम कंज्यूमिंग। अब खाली ये नहीं है कि किसी पर्सन ने एक दो बार इस तरह का बिहेवियर परफॉर्म किया, बार बार उसने जाके एक दो बार इस तरह से देखा है तो आप उसको कहेंगे जी उसको ओसीडी है, ऐसा नहीं है। आपने बाकी क्राइटेरियाज को भी देखना है। और सेकंड क्राइटेरिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास बात होती है किसी भी चीज़ की, वो ड्यूरेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग की बात आ रही है, तो टाइम कंज्यूमिंग में ये है कि वो पर्सन पर डे कम अज़ कम 1 घंटे या उससे ज़्यादा जो है वो उस काम पे गुजारता हो। ठीक है, और फिर वो जो है वो उसकी सोशल, ऑक्यूपेशनल और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो है उनको डिस्टर्ब कर रहा हो। ठीक है, सपोज अब क्या है कि मतलब किसी को हैंड वॉशिंग का है बिहेवियर। ठीक है, वो घंटा पूरा खड़ा होकर हाथ धोता रहता है, उसको लगता है उसके हाथ गंदे हैं। अब सपोज वो क्या है, अपने ऑफिस में था और उसको इस तरह से स्टार्ट हो गया, उसने जाके हाथ धोने शुरू कर दिए और पीछे से कोई मीटिंग थी वो उसकी सारी गुजर गई घंटे की। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उसकी जॉब, उसकी ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, हो सकता है उसको जॉब से निकाल दें वगैरह वगैरह, एक दो बार करेगा तो फिर जाहिर है उसको निकाल ही देंगे। इसी तरह से आप सपोज वो फ्रेंड्स के साथ मीटअप है, ठीक है, टाइम है और उसको ये ऑब्सेशन स्टार्ट हो गया, उसने जाकर घंटा हाथ धोने शुरू कर दिए, तो फ्रेंड्स की जो है वो गैदरिंग खत्म हो जाएगा टाइम जब तक वो हाथ ही धोता रहेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि सोशल सेटिंग्स भी डिस्टर्ब हो रही हैं, ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स भी डिस्टर्ब हो रही हैं, होम सेटिंग्स भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसी तरह से अब जब भी आपका अगर बिहेवियर इतना बढ़ गया है कि वो आपके सोशल, ऑक्यूपेशनल, होम सेटिंग्स डिस्टर्ब कर रहा है, पर्सनल सेटिंग्स, तो फिर हम कहेंगे कि वो हमारे पास किसी डिसऑर्डर में इनमें आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर यह है कि ये इसका टाइम जो है वो घंटे से ज़्यादा बढ़ जाए, एक दिन में वो घंटे से ज़्यादा ये वाला एक ही काम करता हो। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि उसको ओसीडी है। ठीक है, और साथ ही साथ वो जो टाइम इतना बढ़ गया कि उसकी सेटिंग्स को, पर्सनल सेटिंग्स को या सोशल या ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स को डिस्टर्ब करो। ठीक हो गया। थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास आता है कि वो किसी भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस, मतलब ये तो हमें कंफर्म है कोई भी हो डिसऑर्डर तो वो किसी भी सब्सटेंस अब्यूज़ से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना ही किसी और मेडिकल कंडीशन से होना चाहिए। अब सब्सटेंस अब्यूज़ में जिस तरह ड्रग अब्यूज़ आता है, अब ये नहीं होना चाहिए कि कोई अल्कोहलिज्म है, वो कोई मतलब इस तरह के कोई सिगरेट वगैरह स्मोकिंग करता है और उस वजह से उसके मतलब माइंड में इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सब चीज़ें अगर वो कर रही हैं तो वो हमारे पास ओसीडी नहीं होगा। ठीक है, और ना ही कोई और मेडिकल कंडीशन, कोई उसको कैंसर वगैरह हुआ है उसके बाद उसको ये स्टार्ट हुआ है, तो वो सब इसमें नहीं आएंगे। ठीक हो गया। प्योर साइकोलॉजिकल होना चाहिए, किसी और मेंटल कंडीशन की वजह से, किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, किसी और जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास अब नेक्स्ट भी ये आता है कि किसी और मेंटल डिसऑर्डर जिस तरह के एक्सेसिव वरीज हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, इस तरह की किसी भी कंडीशन से उसको ये नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। ये थे हमारे पास टोटल इसके क्राइटेरियाज। और अगर हम स्पेसिफायर्स की बात करें, ठीक है, तो विद गुड और फेयर इंसाइट का क्या मतलब है कि जब पर्सन जो है वो खुद रिकॉग्नाइज कर सके कि उसको कोई ना कोई इशू है, उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ठीक है, वो खुद फिर उसके बाद थेरेपिस्ट के पास आएगा, साइकोलॉजिस्ट के पास आएगा कि मुझे इस तरह का कोई इशू। इंसाइट का क्या मतलब होता है कि आपको अपने बारे में अवेयरनेस हो। जब क्लाइंट को खुद अवेयरनेस होगी कि हाँ ये जो मैं बिहेवियर परफॉर्म कर रहा हूँ ये डिस्टर्बिंग है, डिसफंक्शनिंग है, तो और वो आके फिर बता भी रहा है उसको, साइकोलॉजिस्ट को, ठीक है, तो वो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, विद गुड और फेयर इंसाइट, मतलब क्लाइंट को खुद पता है, काफ़ी अच्छे से पता। ठीक है, लेकिन अगर जो है वो उसको थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा नहीं पता, उसको लगता है कि उसको थोड़ा बहुत है, ठीक है, पुअर इंसाइट उसको हम कहेंगे कि मतलब थोड़ा बहुत वो अपने बारे में
जानता है कि मतलब मुझे कुछ ना कुछ इशू है, लेकिन डिटेल में उसको समझ नहीं आ रही। ठीक हो गया। उसके बाद लेकिन अगर उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो बिल्कुल उसको लगता है कि ऐसा कुछ मैं कर ही नहीं रहा जो गलत है, मैं नॉर्मल हूँ बिल्कुल, मेरे साथ कोई इशू नहीं है, तो वो हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, एब्सेंट इनसाइड। तो इस केस में क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो खुद नहीं आएगा थेरेपिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, उसके जो डियर वंस हैं, लव्ड वंस हैं, वो इसको लेकर आएंगे, क्योंकि क्लाइंट जो है वो उसको ये लगता ही नहीं है कि मुझे कोई इशू है। ठीक हो गया। डिलीजियंस बिलीव्स मतलब वो उसके अब बिलीव्स ही ख़राब हो चुके हैं, उसको लग रहा है कि यही जो मैं कर रहा हूँ यही ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। और टिक रिलेटेड में क्या होता है कि जब पर्सन जो है उसकी कोई टिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री होती है। टिक डिसऑर्डर क्या होता है कि मतलब जो लोग बार बार चुटकी बजाने की उनकी आदत होती है, ठीक है, हाथों से चुटकी जैसे बजाते हैं, तो वो बार बार उनको बजाने की आदत हो, तो इस किस्म के डिसऑर्डर की अगर पर्सन की कोई हिस्ट्री है तो फिर उसको हम कहेंगे, और फिर उसको ओसीडी हो रहा है, तो वो हमारे पास टिक रिलेटेड में आएगा। ठीक है, ये थे हमारे पास इसके स्पेसिफायर्स। दैट इज़ ऑल अबाउट द ओसीडी। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।